प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है, कक्षा 11वीं कलावर। आज तारीख जो है आपका 25/12/2020 है और शांति का लेसन आपका चल रहा है। आज शांति पूरी करवानी है। देखिए, शांति का जो लेसन है उसका आपका टॉपिक है कि शांति कायम करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, शांति स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ बनाई जाती हैं और वो रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए कि देखिए अपनाई गई है। इस रणनीति को आकार देने में 3 प्रमुख दृष्टिकोणों की मदद पहुँचाई गई है। पहला तरीका है राष्ट्र को केंद्रीय स्थान देना, इसकी संप्रभुता का आदर करना, उसके बीच में प्रतिद्वंद्विता के जीवंत सत्य मानता है। उसकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंद्विता के उपयुक्त प्रबंधन और संघर्ष की आशंका का संबंध तथा संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करने में होती है। कहा जाता है कि वैसे एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख यूरोपीय देशों में संभावित आक्रमण रोकने, बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपनी सत्ता और संघर्षों की गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया गया था। दूसरा तरीका होना चाहिए कि राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को स्वीकार करना, लेकिन इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावना पर होना चाहिए कि सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए। यह विभिन्न देशों के बीच में विकासमान और सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है और अपेक्षा रखती है कि सहयोगी राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहन करेंगे और परिणाम स्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे, जिससे शांति की बेहतर संभावना बनेगी। इस पद्धति के प्रकारों द्वारा अक्सर कई प्रकार के विचार जो है सामने आते हैं। इसके बाद विश्व दिया जाने वाला एक प्रमुख उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में जो भी आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता गया है। पहली 2 पद्धतियों में विभिन्न तीसरी पद्धति है जिसका नाम है राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त पर्याय अवस्था मानती है। ये जो चीज़ें हैं, पहले 2 पद्धतियों के विभिन्न तीसरी पद्धति राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त पर्याय अवस्था मानती है और यही अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मनोचित्र बनाती है और वैश्विक समुदाय के अभूतों को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानती है। इसलिए वैसे समुदाय के बीच जो है राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार बढ़ती आपसी अंत क्रियाओं और संशयों में दिखती है, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम और जन आंदोलन जैसे विविध गैर सरकारी कर्ता शामिल हैं। इस तरीके के प्रस्तावों को समर्थन तरफ देते हैं कि वैश्वीकरण की चालू प्रक्रिया राष्ट्र की पहले से ही घट गई प्रधानता और संप्रभुता को और अधिक क्षीण कर रही है, जिससे फलस्वरूप विश्व शांति कायम होने की परिस्थिति तैयार हो रही है। हर देश अपने अपने तरीके से शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यही कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र तीनों ही पद्धतियों के प्रमुख तत्वों को साकार कर सकता है। कौन कर सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। सुरक्षा परिषद तो स्थायी सदस्यता और 5 प्रमुख राष्ट्रों का निषेधाधिकार देती है, प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीबद्धता को भी व्यक्त करती है। तो आर्थिक सामाजिक परिषद अनेक क्षेत्रों में राष्ट्र के बीच में सहयोग को प्रोत्साहन देती है। तो मानव अधिकार आयोग क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को आकार देना और लागू करना चाहता है ताकि मानवता की सुरक्षा हो सके। अब आपके सामने है कि समकालीन चुनौतियाँ कौन कौन सी है, समकालीन और वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियाँ अपने सामने है। तो देखिए, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल हैं, लेकिन शांति के प्रति खतरों को रोकने और समाप्त करने में सफल नहीं हुआ है। इसके बजाय दबंग राष्ट्र को अपनी संप्रभुता और प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया है। क्षेत्रीय सत्ता संरचना और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकता और धारणाओं के आधार पर बदलना चाहा है। इसके लिए अपने सीधे सैनिक कार्रवाई की सहारा लिया है और विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे आचरण का ज्वलंत उदाहरण जो है हमारे सामने है, जिसका नाम है अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का ताज़ा हस्तक्षेप करना। उभरते युद्ध में बहुत से जाने गई है। तो ये ऐसे उदाहरण अपने सामने कई बार देखने को मिलते हैं। आतंकवाद के उदय का एक प्रमुख कारण है कि आक्रामक राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण भी एक आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। प्राय आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक का दक्ष और निर्मम प्रयोग करके आतंकवादी इन दिनों शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो व्हाइट हाउस के ऊपर जो
केंद्र जो है विश्व व्यापार केंद्र पर ध्वस्त किया जाना इस अमंगलकारी वास्तविकता की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है। इन ताकतों द्वारा अति विध्वंस सैनिक और रासायनिक और परमाणु के हथियारों के इस्तेमाल की आशंका देने वाली मानी जाती है, डेला देने वाली मानी जाती है। जो अमेरिका में जो व्हाइट हाउस के ऊपर जो हमला हुआ था, 3 एरोप्लेन जो दागे गए थे ओसामा बिन लादेन के माध्यम से, इसलिए वो एक सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर जो है बम गिराए गए थे, ठीक है। तो इसलिए कई प्रकार की जो है उदाहरण अपने सामने देखने को मिलते हैं। वैश्विक समुदाय ध्वंस जमाने वाली ताकतों की लोलुपता और आतंकवादियों की घेरोला युद्धों को रोकने में असफल रहा है, और खास तो वह अक्सर नस्ल संहार या किसी समूचे जनसमूह के व्यवस्थित संहार का मुख्य दर्शक बना हुआ है। ये खास करके रवांडा में साफ तौर पर देखा गया है। अफ्रीकी देश में 1994 में तकरीबन 5 लाख तुलसी लोगों को हेतु को मार दिया गया था, और हत्याकांड के आरंभ होने से पहले खुफिया जानकारी उपलब्ध होने और उसके भड़काने और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को घटना का विवरण आने के बावजूद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के खून खराबे को रोकने के लिए शांति अभियान चलाने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान कम होता जा रहा है। आज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि शांति एक चुका हुआ सिद्धांत है। ये जरूरी नहीं है कि शांति एक चुका हुआ सिद्धांत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और कोस्टारिका जैसे देशों में सैन्य बल नहीं रखने का फैसला किया है। विश्व के अनेक हिस्से में परमाणु हथियार से मुक्त क्षेत्र भी बने हैं, जहां आणविक हथियारों को विकसित और तैनात करने पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समझौते के तहत पाबंदी लगी है। आज इस तरह के 6 क्षेत्र हैं जिसमें ऐसा हुआ है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों, दक्षिणी पूर्वी एशिया या अफ्रीका और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में और मंगोलिया तक भी इसका प्रभाव माना जाता है। सोवियत संघ के 1991 में कभी गठन के बाद अति शक्तिशाली देशों के बीच में सैन्य प्रतिद्वंद्विता खासकर परमाणु प्रतिद्वंद्विता पर पूर्ण विराम लग गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ये प्रमुख समाप्त हो गया है। तो ये कई देशों में इस प्रकार की भावनाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो है, इसके अलावा समकालीन युग शांति के बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य को लेकर होने वाली बहुतरी लोकप्रिय जो है पहलकदमियों का साक्षी बना हुआ है, और इस सभी प्राय शांति आंदोलन कहा जाता है। दोनों विश्व युद्ध के कारण वे देश में इस आंदोलन को प्रेरित किया है यहाँ, और तब से ये जोर पकड़ता गया है। राजनीतिक और भौगोलिक अवरोधों के बावजूद दुनिया में बड़े पैमाने पर इसके अनुयायी जो है पैदा हो रहे हैं। इस आंदोलन को विभिन्न तबके के लोगों को, तबके यानी समूह के लोगों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षक, पत्रकार और पुजारी और राजनेता और मजदूर सभी शामिल हैं। इसका लगातार विस्तार होता जा रहा है, जिसके कारण महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण सुरक्षा जैसे कई आंदोलन के समर्थकों को से पारस्परिक फायदेमंद जुड़ाव होने से यह और अधिक संगठन हुआ है। इस आंदोलन में शांति अध्ययन नामक ज्ञान की एक नई शाखा का भी सर्जन हुआ है, और इंटरनेट जैसे संप्रेषण के माध्यम से कई प्रकार के कारगर इस्तेमाल भी किया गया है। इस लेसन में आपका निष्कर्ष अब ये निकलता है, इस अध्याय में हमने शांति के विभिन्न पहलू और इसके अर्थ, उसके सामने बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियाँ और लक्षणों की तहकीकात की है। इसलिए हमने देखा है कि शांति के क्रियाकलापों के सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंध के सर्जन और संवर्धन के विचलन प्रयास शामिल होते हैं। इसलिए मानव कल्याण और खुशहाली के लिए प्रेरित होते हैं। शांति के मार्ग में अन्याय से लेकर के उपनिवेशवाद तक अनेक अवरोध हैं, लेकिन उन्हें हटाने में बेलांग हिंसा के प्रयोग का लालच अनैतिक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण माना जाता है। नस्ल संहार, आतंकवाद और पूर्ण युद्ध के युग में नागरिक योद्धा के बीच की रेखा को धूमिल करता है, और शांति की खोज में राजनीतिक कार्रवाई के साधन और साध्य दोनों को ही रूपांतरित करना चाहिए। तो इस लेसन में आपको जो है शांति के जो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और क्या बदलाव आ रहा है, और वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या प्रभाव है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, इस लेसन में आपको बता दिया गया है। और आपकी शांति का लेसन पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। इसके क्वेश्चन पसंद जो है आपको टाइमली जो है आपको करना है और मेरे को चेक करवाना है। जब तक के लिए जय हिंद।